Welcome to Ramanujan Academy. Today we are going to have the revision of the lesson Force and Laws of Motion. So इस लेसन में हमें दो टॉपिक्स के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना है. तो पहला है द मीनिंग ऑफ फोर्स, या तो कुछ कंसेप्ट है फोर्स के रिलेटेड, वो हम देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे अबाउट द लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो फोर्स का फर्स्ट जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? फोर्स इज आइदर अ पुश और पुल. ओके, फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज को जब आप पुश करते हो या तो पुल करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. ओके, तो जो फोर्स होता है, तो ये फोर्स इट इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड न्यूटन. फोर्स के लिए जो यूनिट यूज होती है वो कौन सी होती है? न्यूटन यूज होती है. तो जब हम लॉज ऑफ मोशन देखेंगे तब फोर्स का जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले, तो उस केस में हम फोर्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो अभी ये जो फोर्स होता है, तो ये फोर्स में उसके बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज के ऊपर आप जब फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद उस चीज में क्या चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हाउ द फोर्स अफेक्ट्स द थिंग्स. So first thing, what are the effects of force? When you apply a force, force can change the speed of the object. मतलब कोई अगर रेस्ट में है, तो it will keep it in motion, it will bring it in motion. रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है. सेकेंड थिंग, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है? दैट इज द फोर्स. If you want to bring the object at a rest, at that time also you requires what? Force. Then third thing, what is the effect of force? Third में हम बोल सकते हैं कि it can change the shape of the object. ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. इसका डेली एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो डो से जब हम रोटी बनाते तब क्या होता है? वी आर चेंजिंग द शेप ऑफ द डो. देन फोर्थ थिंग, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो क्रिकेट में जब बैट्समैन, जो भी बॉलर बॉल फेंकता है, तब बैट्समैन क्या करता है? वो बॉल को हिट करता है. एट दैट टाइम वो क्या करता है? ही इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो ये थे हमारे कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अगेन विल रिवाइज इन अ शॉर्ट. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर व्हाट? इट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन रेस्ट इनटू द मोशन. द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, इट कैन ब्रिंग इट इन अ रेस्ट. देन इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. And fourth, it can change the direction of the object. तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स. तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हमें दो टाइप्स के फोर्स के बारे में देखना है. तो यहाँ पे हम फोर्स इज हैविंग, बेसिकली वी आर डिवाइडिंग दिस फोर्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनदर इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. तो अभी इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम इस तरफ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक पर्सन है वो इस साइड से इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो अभी बैलेंस्ड कब होगा? दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन. तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है. तो इसके लिए अगर हम इसको क्वांटिटी में ले ले, सपोज यहाँ से 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 5 न्यूटन. सो जब इक्वल फोर्सेस अप्लाई, तो भी बैलेंस फोर्स में जैसे हमने देखा कि अगर इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं लेकिन दोनों फोर्सेस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो केस में हम क्या बोल सकते हैं? द फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस. अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस्ड में क्या होता है? दो फोर्सेस एक्ट हो रहे लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन आप जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हो, ये है 5 न्यूटन और ये है 6 न्यूटन. तो यहाँ पे 6 न्यूटन इज मोर देन द 5 न्यूटन. तो इस केस में ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स. तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का कुछ तो इफेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट में आपको कुछ तो चेंज दिखेगा. तो यहाँ पे क्या चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन, मतलब ऑब्जेक्ट कौन से साइड में शिफ्ट होगा? इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? फिर इट विल बी ऑफ 1 न्यूटन. तो ये 1 न्यूटन कहाँ से आया? हमने ये जो 6 न्यूटन था -5 न्यूटन किया हमने, सो इट विल बी ऑफ 1 न्यूटन एंड डायरेक्शन विल बी ऑन द
लेफ्ट। तो जो फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स आपको एग्जाम में डिफरेंस लिखने आ सकता है, तो उस केस में आप ये एग्जांपल्स देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, दोनों फोर्सेस दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको दोनों फोर्सेस की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो ये 6 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, तो ये दोनों कितना होगा, इट विल बी ऑफ 11 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट विल मूव टू द राइट साइड। तो इफ द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन the forces are going to add up. If the forces are in opposite direction, the forces are going to get subtracted. तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट द फोर्स। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, फोर्स इट इज अ पुश और अ पुल, कुछ इफेक्ट्स देखे हमने फोर्स के, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्स देखा। तो यहाँ पे फोर्स का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। नाउ विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें 3 लॉज के बारे में देखना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन थे इट वाज गिवन बाय द न्यूटन एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन लॉज के बारे में बात करें तो ये लॉज बहुत जगह पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। और आप आपकी टेक्स्ट बुक में अगर देखते हो तो बहुत जगह पे हमें ये लॉज ऑफ मोशन यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, the object it tries to be at rest or in a uniform motion unless and until external unbalanced force acts on it। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट निकालती हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट अगर हम कोई टेबल पे इसको हमने प्लेस किया हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, या तो फिर अगर ये ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सपोज मोशन में है, सपोज एक कार है, this car is in a motion, so object which is at rest or in a motion it tries to be in that position। ये क्या करते, इनकी ये पोजीशन में क्या करते, they are trying to keep that position। कब तक ये पोजीशन को मेंटेन करते, जब तक आप एक्सटर्नली कोई फोर्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी इनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तब तक ये क्या करेंगे, ये उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अगेन आई रिपीट, द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट और इन अ मोशन दैट इट ट्राइज टू बी इन दैट पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों लेना है, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर सपोज ऑलरेडी यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है और अगर आप इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब इसके अलावा आप अगर कोई फोर्स लगाते हो जो कि इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसकी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखना है, एक है आपकी इनर्शिया और दूसरी है आपकी मास एंड वेट। अभी इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट which keeps the object in that particular position, या जो भी स्टेट है ऑब्जेक्ट की उस स्टेट में रखने के लिए वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अभी इसी इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सो इनर्शिया होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इट विल ट्राइज टू कीप इटसेल्फ इन अ रेस्ट पोजीशन। अभी इसका एक गुड एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो और बस, अभी सपोज आपकी बस, शुरुआत में आपकी बस खड़ी है और सडनली बस मोशन करना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है, वी गो बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड जाते हैं हम, क्योंकि हम हमारी रेस्ट वाली पोजीशन को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करता है, या इनर्शिया क्या करता है, आपकी बॉडी को रेस्ट पोजीशन को रखने के लिए हेल्प करता है। तो क्या होगा, आप बैकवर्ड जाओगे तो आप क्या करोगे, आपकी रेस्ट वाली पोजीशन को मेंटेन करोगे। उसी तरह एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सेम एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट ट्राइज टू कीप इटसेल्फ इन अ मोशन। कब तक मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक वो मोशन में ही रहेगा। तो इसका एक और एक एग्जांपल, जैसे कि सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, बस आपकी मोशन में है,
लेकिन सडनली अगर जो भी ड्राइवर है उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तो क्या होगा, आप कौन सी पोजीशन में जाते हो, आप आगे में जाते हो, मतलब यू गो फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड जाते हैं हम, क्योंकि बस मोशन में है, बस के साथ हम भी मोशन में है। लेकिन बस जब रेस्ट में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारी मोशन वाली पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वी गो व्हाट, फॉरवर्ड। तो ये आपको गिव रीजन में पूछा जाता है कि व्हेन द बस इज मूविंग एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, व्हाई यू गो फॉरवर्ड। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इट इज अ रीजन ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, मोशन। देन थर्ड होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डायरेक्शन में जा रहा है और अगर आपने सडनली उस पे ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो थोड़ी टाइम के लिए वो डायरेक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो उसी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट and it tries to keep that particular state of the object. अगर वो रेस्ट में है so it will try to keep it in a rest, अगर वो मोशन में है it will try to keep it in a motion, और अगर वो कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है then it will try to keep that object in that particular direction. तो इसी को बोला जाता है हमारा inertia of rest, motion and the direction. तो इसी में हम देखेंगे अबाउट मास एंड वेट। तो मास एंड वेट को हम थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मास और यहाँ पे हम लिखते हैं वेट। अभी इन दोनों का डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो मास क्या होता है, मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट, वेट इज इट इज अ फोर्स, इट इज फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेट हमारा एक फोर्स है, इट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग टॉवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, फिर सेकंड जो डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो सेकंड डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि मास जो होता है वी आर मेजरिंग मास इन द केजी एंड फोर्स एक वेट एक फोर्स है, इसलिए इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में। हमेशा फोर्स को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। ओके, तो ये जो दो डिफरेंसेस है ये आपको ध्यान में रखने। और एक थर्ड डिफरेंस अगर हम कंसिडर करें तो मास जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मास कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। लेकिन आपको जो वेट होता है, वेट इट चेंजेस। ओके, इट चेंजेस। क्यों चेंज होता है, तो इसका फॉर्मूला है, वेट का एक फॉर्मूला है। सो W इज इक्वल टू होता है mg, ये आपको ध्यान में रखना है, W इज इक्वल टू mg, m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी। तो आपका जो वेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है तो आपका वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका एक गुड एग्जांपल हम अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे जब हम मून के ऊपर होते हैं, वी आर ऑन द मून एंड व्हेन वी आर ऑन द अर्थ। ओके, तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है, और मून के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, मून के ऊपर डिफरेंट है। तो जब आप अर्थ के ऊपर होते हो तो आपका वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जब आप मून के ऊपर होते हो तो आपका वेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ और मून पे क्या है, डिफरेंट है। तो जब हम कैलकुलेट करते तो हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप मिलती है कि जो भी आपका वेट ऑन द अर्थ है इट इज, और वी कैन से whatever is your weight on the moon, whatever is your weight on the moon is 1/6 your weight on the earth. Okay, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखिए, whatever is your weight on the moon it is 1/6 your weight on the earth. For example, अगर आपका अर्थ के ऊपर वेट है सपोज 36, so your weight on the moon will be what? Your weight on the moon will be, it will be of 6 Newton. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा अबाउट द मास एंड द वेट। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं अबाउट द सेकेंड लॉ। नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड लॉ। तो अभी हमारा जो सेकेंड लॉ है वो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो सेकेंड लॉ में हमें इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है क्या, हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का कंसेप्ट हम पहले समझते हैं,
फिर हम सेकेंड लॉ को वापस एक बार समझते हैं। फिर अगर मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, ओके। तो मोमेंटम जो होता है दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, इट इज अ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है ये? मास और वेलोसिटी का। जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है आपका मोमेंटम, ओके। तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी लेटर से, सो इट इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हमारे पास दो टाइप्स की वेलोसिटी होती है। एक होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर u, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर v, ओके। तो हम अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी हमारे पास दो टाइप के होंगे। तो मोमेंटम विल बी ऑफ इनिशियल मोमेंटम और एक होगा हमारा फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं दोनों के फॉर्मूलाज वापस यहाँ पे लिखती हूँ। इनिशियल मोमेंटम अगर हम बोलते तो इट विल बी, इनिशियल मोमेंटम विल बी व्हाट, इट विल बी m इंटू यू। और अगर हम फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं तो फाइनल मोमेंटम विल बी व्हाट, इट विल बी ऑफ m इंटू वी, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आया, इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू एंड फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी। अभी हम वापस हमारे फर्स्ट इस पे जाते हैं। तो अभी मोमेंटम का कंसेप्ट अभी हमने सीखा है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स में कभी भी अगर रेट वर्ड आप सुनो तो रेट इज रिलेटेड टू द टाइम, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइम। नाउ what is the law is telling you? Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। तो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। F is directly proportional to the rate of change of momentum। rate of change of momentum मतलब क्या? ये जो हमारा फॉर्मूला हमने लिखा था इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का, वो यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? हमें क्या करना है? फाइनल मोमेंटम में से हमें इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है। और रेट मतलब क्या? रेट मतलब इट इज रिलेटेड टू द टाइम। तो फिर सेकेंड लॉ को हम कैसे समझेंगे? इस फॉर्मूला से समझेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू whom? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ओके। तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हम देख लेते हैं। सो वील सी द डेरिवेशन हियर। सो अगेन आई राइट हियर द सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, ओके। तो इसका आपको डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो वो डेरिवेशन हम समझ लेते हैं। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम रिमूव करेंगे, इसलिए हम एक कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पे k करके, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे mv माइनस mu डिवाइड बाय t। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे? ये m को हम कॉमन निकालेंगे और इसको लिखेंगे v माइनस u अपॉन t, ओके। तो हमें पता है v माइनस u अपॉन t ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द एक्सिलरेशन। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? इट विल बी F इज इक्वल टू k m इंटू क्या हो जाएगा हमारा? a हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए हम क्या पुटअप करेंगे? यहाँ पे a को पुटअप करेंगे। सो फॉर्मूला विल बी व्हाट? F इज k m इंटू a। तो k की वैल्यू हम हमेशा कांस्टेंट के लिए 1 कंसिडर करते, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? F इज m इंटू a। तो ये जो आपका सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ से हमने क्या किया यहाँ पे? सेकेंड लॉ से हमने F का जो फॉर्मूला है, हमारे फोर्स का जो फॉर्मूला है, वो फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया। अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारा जो मास होता है वो होता है हमारा केजी में, और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अगर फोर्स का अगर हम यूनिट की बात करें तो इट कैन बी अ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। सो ये ध्यान में रखना है, इट कैन बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इट कैन बी अ न्यूटन, ओके।
अगर हमें, ये था हमारा एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में हमारा जो फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है डाइन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? इट इज अ न्यूटन। एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ अ फोर्स? इट इज ऑफ डाइन। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। Now we'll see about the third law. Now we'll go for the third law. तो third law of motion हमारा एकदम सिंपल है। third law हमें क्या बताता है? For every action, there is equal and opposite reaction. Okay? For every action there is equal and opposite reaction. अभी इसको थोड़ा सा थर्ड लॉ जो है, इसको थोड़े से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन हम बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं। तो एक्शन रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी एक्शन एंड रिएक्शन, दे आर इक्वल। ओके, इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्शन एंड रिएक्शन? तो फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट होती है, रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च करते वक्त क्या होता है, जो भी फ्यूल्स होते हैं वो फ्यूल्स बर्न होने के बाद वो जो फ्यूम्स होती है, वो फ्यूम्स क्या करती है? एक्शन परफॉर्म करती है ग्राउंड के ऊपर, और वो ग्राउंड क्या करता है? उसको एक रिएक्शन फोर्स देता है और उसी की वजह से देयर इज अ लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट। फिर और एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें बो एंड एरो का, पहला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो था हमारा लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। ओके, देन सेकेंड एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें इसका, तो सेकेंड एग्जांपल है हमारा, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बो एंड एरो। तो बो एंड एरो में क्या होता है? आप वो एरो के ऊपर एक्शन करते हो, उसको आप पीछे खींचते हो, जितना आप एक्शन करते हो और उसको जब छोड़ते हो तो रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है? इट गोस अहेड। फिर अगर हम थर्ड एग्जांपल अगर इसका डिस्कस करें तो थर्ड एग्जांपल में हम ले सकते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन, जब आप गन को शूट करते हो तो क्या होती है? जब बुलेट आगे जाती है तो गन थोड़ी सी पीछे होती है। क्यों पीछे होती है? क्योंकि आप गन के ऊपर एक्शन कर रहे हो और एक्शन की वजह से वो रिकॉइल मूवमेंट क्या होता है कि आपकी गन थोड़ा सा क्या करती है, जितनी एक्शन हो रही है उससे रिलेटेड आपकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन की वजह से आपकी गन क्या होती है? पीछे आती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है एक्शन एंड रिएक्शन के। तो ये था हमारा थर्ड लॉ जहां पे हमने देखा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप वॉचिंग द वीडियोस। ऐसे ही हम रिवीजन सेशंस हमने स्टार्ट कर दिए। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share.